हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिनक्स लवर। ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मैं आप सबसे शेयर करूंगा कि लिनक्स एडमिन और इंजीनियर्स रियल आईटी वर्ल्ड में एग्जैक्टली क्या करते हैं और कौन सी कमांड्स रोज यूज होती हैं। मैं आपको बुकिश थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं खुद लिनक्स आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि जब कोई फ्रेशर लिनक्स फील्ड में एंटर करता है तो उसके माइंड में सबसे पहला सवाल यही होता है, रियल आईटी वर्ल्ड में लिनक्स की जॉब एक्चुअली होती क्या है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है जहां सिर्फ रियल वर्ल्ड एक्सपोजर बेस्ड कंटेंट मिलेगा, वो भी प्रॉपर प्रैक्टिकल डेमोस के साथ। वैसे तो रियल आईटी वर्ल्ड में लिनक्स प्रोफेशनल्स बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कॉमन सिनेरियोज बताऊंगा जो एक लिनक्स प्रोफेशनल को डेली बेसिस पर फेस करने पड़ते हैं। जिसमें सबसे पहला सिनेरियो है डिस्क स्पेस इशू, जो लिनक्स एडमिन्स के लिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। डिस्क स्पेस का अलर्ट तब आता है जब किसी फाइल सिस्टम, जिसे विंडोज में हम फोल्डर या ड्राइव के नाम से जानते हैं, में अवेलेबल स्पेस खत्म होने लगता है। इस सिचुएशन में सर्वर या तो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता, बहुत ज़्यादा हैंग करता है, स्लो हो जाता है, या फिर आपकी एप्लीकेशन इंटरप्ट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में क्लाइंट को डाउन टाइम फेस करना पड़ता है। जब भी लिनक्स एडमिन के पास डिस्क स्पेस का इशू आता है तो वो घबराता नहीं है और बिना वजह पूरी ड्राइव स्कैन नहीं करता। वो डायरेक्टली उस फाइल सिस्टम पर फोकस करता है जहाँ से प्रॉब्लम आ रही होती है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताता हूँ वो कैसे करते हैं। अब हम टर्मिनल पर हैं और मान लेते हैं कि प्रॉब्लम वाला फाइल सिस्टम डेटा है। अब ये मत सोचिए कि ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि रियल आईटी वर्ल्ड में कंपनीज के पास मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं जो ऑटोमेटिकली अलर्ट भेजते हैं। ये सिर्फ डिस्क स्पेस इश्यूज के लिए नहीं, बल्कि सीपीयू, मेमोरी और परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी होते हैं। तो इस केस में हम जो कमांड यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क स्पेस का इशू, वो कमांड है df -hp और हमारी ड्राइव का नाम। यहाँ df का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, बस डिस्क यूसेज देखने के लिए यूज होता है। और जो फ्लैग्स है -hp, उसका पर्पस है आउटपुट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाना, यानी साइजेस केबी, एमबी या जीबी, जो हम ह्यूमंस के लिए इजीली समझ आता है। अगर आप सेम कमांड बिना फ्लैग्स के चलाते हैं, जैसे, तो रिजल्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा और आपको सिर्फ यूज्ड और अवेलेबल परसेंटेज ही समझ आएगा, एक्चुअल साइज नहीं। इसलिए हम df -hp कमांड से अफेक्टेड ड्राइव की इंफॉर्मेशन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ड्राइव का साइज जो है वो 92 MB है, यूज्ड जो है वो 90 MB है, अवेलेबल परसेंटेज बिल्कुल जीरो है क्योंकि इसमें कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, और यूज्ड की ये पूरा कंज्यूम हो चुका है। और ये जो माउंटेड है वो डेटा डायरेक्टरी पे माउंटेड है। अब अगर आप देखना चाहते हो कि फाइल सिस्टम के अंदर कितना डेटा है और उसके साइज क्या है, तो आप यूज कर सकते हो कमांड du -h मैक्स डेप्थ डेटा। du का मतलब है डिस्क यूसेज। ये बताता है कि फोल्डर या फाइल सिस्टम में कितना स्पेस यूज हो रहा है। और -h का मतलब फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, यानी साइजेस केबी, एमबी या जीबी, जो ह्यूमंस के लिए इजीली समझना इजी होता है। मैक्स डेप्थ 2 का मतलब है कि आप डेटा के अंदर मैक्सिमम 2 फोल्डर्स लेवल तक ही साइज देखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। मान लो डेटा के अंदर 2 फोल्डर हैं, उनके अंदर 5 सब फोल्डर हैं और उनके अंदर भी और सब फोल्डर्स हैं। तो मैक्स डेप्थ साइज यूज करने से सिर्फ 2 लेवल तक जाके डेटा और साइज दिखाएगा। और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेप्थ चेंज कर सकते हो, जैसे du-h मैक्स डेप्थ को 5 डेटा। हालांकि इसके अंदर ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ 2 लेवल तक ही जा रहा है। अगर मान लो आपके पास बहुत ह्यूज डेटा है
तो आप मैक्स डेप्थ को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और वो आपको डेटा विड्थ साइज रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो भी डेटा आपको ऐसा लगता है कि यूज़फुल या रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको आप डिलीट करके डिस्क स्पेस फ्री कर सकते हो। बट याद रहे, अगर कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने क्लाइंट से डिस्कस करना ना भूलना और उसके अप्रूवल के बाद ही डिलीट करना, अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में। अब अगला सिनेरियो है हाई मेमोरी यूसेज, जो एक दूसरा सबसे कॉमन इश्यू है। लिनक्स प्रोफेशनल्स को ये इश्यू रोज या हर दूसरे दिन देखने को मिलता है। जब भी एप्लीकेशन अपना काम करते हुए बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर लेती है, तब हाई मेमोरी यूसेज अलर्ट रेज़ होती है और ये अलर्ट भी उस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू ही ट्रिगर होती है। तो इसको देखने के लिए हम पहले जो कमांड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फ्री -h। फ्री कमांड से हम रैम की यूसेज देखते हैं और -h का मतलब अगेन फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ये कमांड आपको रैम और स्वैप की मेमोरी डिटेल्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाता है, यानी कितनी मेमोरी अवेलेबल है, कितनी फ्री है और कितना बफर यूज हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है वो दिखाता है मेमोरी और ये दिखाता है स्वैप साइज। इस स्वैप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेमोरी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें अवेलेबल जो मेमोरी है वो 7.6 जीबी है और जो यूज्ड है वो 275 एमबी, फ्री 6.3 जीबी, शेयर्ड 152 एमबी और बफ और कैशे में 1 जीबी और अवेलेबल जो है हमारे पे यूज करने के लिए वो है 7.1 जीबी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बफ और कैश क्या है। तो बफ कैश मेमोरी जो है वो आईओ डेटा को फास्ट करने के लिए होता है और कैश वो रिसेंटली एक्सेस्ड डेटा की डिटेल्स को सेव रखता है ताकि जब यूजर दोबारा से वो सेम डेटा एक्सेस करे तो उस डेटा की डिटेल्स कैश मेमोरी से प्रोवाइड की जा सके, ना कि उस डेटा की एक्चुअल डायरेक्टरी में जाकर। और अब आप सोच रहे होंगे कि स्वैप मेमोरी क्या है। ये आपके हार्ड डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो टेम्परेरीली सिस्टम को असाइन किया जाता है। अगर सिस्टम आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है तो ये स्वैप मेमोरी यूज होती है, जिससे सिस्टम क्रैश होने से बचा जा सकता है। इस स्वैप मेमोरी को आप और भी जीबी में बढ़ा सकते हो, इसको 5 जीबी भी कर सकते हो, 10 जीबी भी कर सकते हो, बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। लिनक्स एडमिन सिर्फ इसी कमांड से डिसाइड नहीं करते कि मेमोरी हाई है या नहीं, बल्कि उसके लिए अदर थर्ड पार्टी टूल्स या स्क्रिप्ट भी यूज़ करता है जो उनको कंपनी से प्रोवाइड होती हैं। बट एक कॉमन टूल होता है जिसको हर लिनक्स एडमिन यूज़ करता है, ताकि वो सिस्टम की फुल डे एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सके, जिससे उसे पता चलता रहे कि सर्वर किस-किस टाइम पर हाई मेमोरी अलर्ट पर रहा है। उसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है जिसे हम sysstat के नाम से जानते हैं, जो एक सिस्टम एक्टिविटी रिपोर्टर और मॉनिटरिंग टूल है। मैंने ये मॉनिटरिंग टूल ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और आप इसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेना और अपने सर्वर को ट्रैक करना। इसको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर मैं इस वीडियो के एक सिनेरियो में बताऊंगा। तो सिस्टम एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं सार, बट इसके डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं जिनका यूज डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं सार माइनर और सार माइनस आर करूं तो ये मेमोरी ट्रैक करने के लिए होता है। अगर मैं सार माइनस यू करूंगा तो ये सीपीयू कंजप्शन के लिए होता है और अगर मैं सार माइनस क्यू करूंगा तो ये लोड एवरेज के लिए होता है। चलिए पहले सार माइनस आर से चेक करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम एक्टिविटी रिपोर्ट पूरी मेमोरी की आ चुकी है। दैट मीन्स कि ये आपके रात के 12 बजे से लेके आप करंट टाइम तक का मेमोरी रिपोर्ट दिखाएगा। अगर हम 12 बज के 10 मिनट तक की रिपोर्ट देखें तो इस टाइम पर जो हमारे सिस्टम ने मेमोरी यूज की वो है 17%। और अगर अभी रिसेंट हम देखें तो ये 6 बजे यूज कर रहा है 17.25%। तो इसी तरीके से आप पूरे दिन की सिस्टम एक्टिविटी रिपोर्टर टूल के थ्रू मेमोरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसी तरीके से आप अगर देखना चाहते हैं कि सीपीयू परसेंटेज पूरे दिन में क्या था, यूसेज क्या था, तो उसके लिए सार यू कमांड। अब आप देखिए कि 12 बज के 10 मिनट पे जो सीपीयू यूज्ड हुआ है वो है 0.30 और आइडल है 99.29%। दैट मीन्स कि इतना सीपीयू खाली पड़ा हुआ था 12 बज के 10 मिनट तक। अगर हम अभी रिसेंट देखते हैं 6 बज के 3 सेकंड तक, तो सीपीयू यूज जो हुआ था वो 0.26 और जो आइडल है वो 99.38।
अब जो अगली कमांड है वो है सार क्यू, जो लोड एवरेज बताएगी कि आपका सिस्टम कितना लोड पे चल रहा था 1 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से और 15 मिनट के हिसाब से। तो इसी हिसाब से आप 12:10 पे देख सकते हैं कि जो सिस्टम लोड था 1 मिनट का वो 0.31 था, 5 मिनट का लोड 0.20 था और 15 मिनट का लोड 0.17 था। अगर हम बिल्कुल रिसेंट देखें 6:03 पे, तो सिस्टम का जो 1 मिनट का लोड था वो 15 था और 5 मिनट का लोड था वो 0.14 और 15 मिनट का जो लोड था वो 0.11। तो इसी सब टूल्स के थ्रू आप ये जज कर सकते हैं कि सिस्टम की मेमोरी कितनी कंज्यूम हुई है थ्रू आउट अ डे। अगला जो मोस्ट कॉमन इशू है वो हाई सीपीयू यूसेज जो लिनक्स एडमिन को देखने को मिलता है। इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। कोई एप्लीकेशन जो हाई सीपीयू यूज कर रही है, डेटाबेस ज़्यादा क्वेरीज प्रोसेस कर रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम एक हंग मोड में पहुंच जाता है और ये बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सर्वर बहुत स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस इम्पैक्टेड होती है, एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है या दूसरी एप्लीकेशन इंटरप्ट हो सकती है और ये भी एक मोस्ट क्रिटिकल इशू एक प्रोडक्शन सर्वर में माना जाता है। अब इसको देखने के लिए हम टॉप कमांड का यूज करते हैं जो हमें सीपीयू के स्टैटिस्टिक्स को दिखाता है। तो चलिए इसको देखते हैं एक डेमो के साथ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉप कमांड से हमारा जो सीपीयू परसेंटेज है वो 0 दिखा रहा है, एवरेज। यहाँ पर हमारे को सिस्टम लोड एवरेज भी मिल जाती है 1 मिनट की, 15 मिनट, 5 मिनट की और 15 मिनट की। और यहाँ पर जो सीपीयू परसेंटेज है वो 0.1 दिखा रहा है जो एवरेज है। अब आप देखना चाहते हो कि हाई कंजप्शन सीपीयू कौन सा है। इनकेस अगर आप देखते हो कि आपका सीपीयू बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट पी, जिससे ये ऐसे सॉर्ट हो जाएगा कि जो हाई सीपीयू वाले प्रोसेसर है वो सबसे ऊपर दिखाएंगे आपको। जैसे 1.1 सबसे हाई सीपीयू ये कंज्यूम कर रहा है। इसको एग्जिट करने के लिए आप दबाएंगे क्यू। अगर आपको लगता है कि कोई एप्लीकेशन आपके सीपीयू को सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और आपको उसको स्टॉप करवाना है तो उसके लिए हम किल कमांड का यूज करते हैं, जिसके साथ हम PID यूज करेंगे। दैट मीन्स की किल कमांड और उसकी प्रोसेस की PID। अब यहाँ प्रोसेस की PID क्या होती है? प्रोसेस की PID है ये। मान लो कि हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा सीपीयू कंज्यूम कर रहा है और हमारे क्लाइंट ने कहा है कि इस प्रोसेस को स्टॉप कर दो, तो उसके लिए हम सिंपली किल यूज करेंगे कमांड और ये प्रोसेस आईडी यहाँ करके एंटर कर देंगे तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और आपका सीपीयू बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब एक और कमांड से एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जिसे PS ऑक्स कमांड कहते हैं। PS का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस, A का मतलब होता है ऑल यूजर प्रोसेस, U का मतलब होता है यूजर ओरिएंटेड फॉर्मेट, जैसे कि आपको पता चले कितना केबी है, एमबी है, ये सब डेटा। एक्स का मतलब होता है टर्मिनल के बिना चलने वाले प्रोसेस। अगर हम इस कमांड को एंटर करते हैं तो ये आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखाएगा यूजर की कि कौन सा यूजर इसको चला रहा है, उसका पीआईडी क्या है प्रोसेस का, कितना सीपीयू वो कंज्यूम कर रहा है, कितनी मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है और कौन सा प्रोसेस या कमांड है जो इस हाई सीपीयू या हाई मेमोरी का रीजन है। तो अगला जो हमारा सबसे कॉमन रिक्वेस्ट है जो एक लिनक्स एडमिन को अपनी डे टू डे एक्टिविटी में देखने को मिलता है, वो है यूजर क्रिएशन एंड पासवर्ड रीसेट। बट सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूजर कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला यूजर होता है SSH, जिसको हम रेगुलर यूजर या लोकल यूजर विंडोज की भाषा में कहते हैं। जब आप एक SSH यूजर के रूप में लॉगिन करते हैं तो आपकी खुद की होम डायरेक्टरी होती है जिसमें आपका सेपरेट डेटा होता है
बस आप कोई भी कॉन्फ़िग चेंजेस या सिस्टम लेवल चेंजेस नहीं कर सकते। सिस्टम लेवल चेंजेस करने के लिए आपको सूडो प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं, जिसको हम एडमिन परमिशंस बोलते हैं विंडोज़ की लैंग्वेज में। और दूसरा यूज़र टाइप होता है एसएफटीपी, जो सिर्फ़ फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। इसमें यूज़र लोकल यूज़र नहीं होता, बस यूज़र लॉगिन करता है और अपना डेटा डाउनलोड या अपलोड कर सकता है, पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जिसके लिए वो ऑथराइज़्ड है। हालाँकि दोनों के केस में ही यूज़र क्रिएट करने का मेथड सेम है, बस एक स्लाइट चेंज है जो बहुत ईज़ी होता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्मल एसएसएच यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं यूज़र ऐड -m। इससे क्या होगा कि आप उस यूज़र की एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और यूज़र नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने केस में रख लेता हूँ सुमित सिंह। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये सॉरी, मेरे पास सूडो प्रिविलेजेस नहीं है, इस चक्कर में ये यूज़र ऐड नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसको सूडो प्रिविलेजेस के थ्रू अपने आप को रूट लॉगिन करवा लेता हूँ। अब अगर मैं ये कमांड चलाऊँगा यूज़र ऐड -m सुमित सिंह, अब ये मेरा यूज़र क्रिएट हो चुका है, जिसको हम चेक कर सकते हैं आईडी सुमित सिंह। अब आप देख सकते हो कि मेरे यूज़र को जो आईडी मिली है वो है 1005, ये उसका यूज़र नेम है। ग्रुप आईडी उसकी 1012 है जो उसकी खुद की यूज़र की है सुमित सिंह, और ग्रुप्स जो है वो भी है इसका सुमित सिंह। अब मैं अगर इसको मेरे को पासवर्ड रीसेट करना है तो मैं सिंपली पासवर्ड सुमित सिंह और यहाँ पर कोई सिक्योर पासवर्ड डालूँगा। अब अगर मैं इस यूज़र के थ्रू लॉगिन करके देखूँ sudo स्विच यूज़र सुमित सिंह, तो ये मेरा बिना पासवर्ड के ही लॉगिन हो गया क्योंकि मैं रूट यूज़र से ऑलरेडी लॉग्ड इन था। अब मैं अगर मैं चेक करूँ कि मैं कौन हूँ, हू एम आई कमांड से आप देख सकते हो कि आप कौन हो। अगर मैं अपनी होम डायरेक्टरी देखना चाहूँ तो एलएस होम सुमित सिंह। ओके, परमिशन डिनाइड आ रही है, आई एम सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया क्योंकि मैंने गलत टाइप कर दिया था। अब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ना ही मैंने इसको कोई परमिशन असाइन करी, इस चक्कर में इसको परमिशन देने का दिखा रहा है। तो मैं अपना रूट यूज़र पे लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा से। तो जैसे कि मैंने पासवर्ड चेंज करने की कमांड यूज़ करी पासवर्ड यूज़र नेम। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल एसएसएच यूज़र क्रिएट कर सकते हो। अब इसके भी डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, -m, -s, -c और -g। अब जो -m होता है उसका मतलब होता है कि यूज़र आप क्रिएट कर रहे हो विद होम डायरेक्टरी, जैसे कि यूज़र ऐड -m और यूज़र का नाम। जब आप ये कमांड रन करेंगे तो आपका यूज़र जो क्रिएट होगा उसकी एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट होगी। -s होता है शेल असाइन करना कि वो कौन-सा शेल है। अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बैश शेल को लेगा। -c होता है कि अगर आपको यूज़र की कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ -m और -c में दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन कि इस यूज़र का नाम है रेखा सिंह कर देता हूँ चलो मैं, और यूज़र की आईडी बना देता हूँ रेखा सिंह। अब अगर मैं चेक करूँगा इस कमांड के थ्रू भी आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब आप देखिए कि जैसे मैंने बनाया था कि रेखा सिंह का मैंने अकाउंट बनाया, उसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने यहाँ दी है प्रॉपर्टीज़, सो मैंने मेंशन किया था कि ये रेखा सिंह का अकाउंट है, इसलिए ये रेखा सिंह यहाँ पर शो कर रहा है। -g का मतलब होता है कि ग्रुप। अगर आप चाहते हो कि यूज़र जब मैं ऐड कर रहा हूँ, उसको किसी ग्रुप में भी ऐड कर दूँ, तो उसके लिए आप -g का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं एसएफटीपी यूज़र।
यूजर ऐड करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। यूजर ऐड -m, ये होम डायरेक्टरी बनेगी, बट यहाँ हमें यूजर की शेल नहीं असाइन करनी। उसके लिए हम क्या करेंगे, -s को लगाएंगे और इसको नो लॉगिन शेल में डालेंगे। sbin नो लॉगिन, और यूजर नेम जो भी हम रखना चाहते हैं, मान लो हम रखते हैं sftp यूजर। अब ये sftp यूजर बन चुका है। अब अगर ये चाहेगा कि मैं SSH कर सकूं इस सिस्टम में, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। SSH sftp यूजर, sftp यूजर @ देखिए लॉगिन नहीं कर पाएगा, परमिशन डिनाइड, क्योंकि ये एक SFTP यूजर है। अगर मैं चाहूंगा कि SFTP लॉगिन करे, तो ट्राई कर लेते हैं। अभी भी परमिशन डिनाइड है, क्योंकि इसके लिए हमारे को कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो SFTP यूजर को वर्क कराने के लिए हमारे को कुछ चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे, जो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे SFTP यूजर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जाता, ताकि वो फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड कर सके। तीसरी चीज है सूडो और व्हील। ये एक तरह की एडमिन प्रिविलेजेस है। जब भी हम किसी यूजर को ऐड करते हैं, अगर हम उसको सूडो ग्रुप में या व्हील ग्रुप में डाल देते हैं, तो वो एडमिन राइट्स के साथ वर्क करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमने यूजर बनाया था सुमित सिंह। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ये एज एडमिन भी वर्क कर सके, तो मैं इसको यूजर मोड कमांड से सूडो प्रिविलेजेस असाइन कर दूंगा। अब अगर मैं सुमित सिंह को लॉगिन करता हूँ और इसको रूट के थ्रू मैं चाहता हूँ कि ये भी यूजर ऐड कर सके, तो करेंगे sudo यूजर ऐड टेस्ट यूजर। सुमित सिंह के लिए हमारे को रूट का पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके, ये भी कह रहा है कि सुमित सिंह जो है सूडवर्ड्स फाइल में नहीं है। इसका रीजन मुझे पता है। यूजर मोड, सॉरी, यूजर मोड -a। अब ट्राई करते हैं। अब देखो, आप चेक करते हैं कि सुमित सिंह ने जो यूजर बनाया था वो दिखा रहा है कि नहीं। अब आप देख सकते हो, क्योंकि सुमित के पास सूडो प्रिविलेजेस हैं। तो क्या होता है कि किसी किसी डिस्ट्रोज में सूडो ग्रुप्स होते हैं और किसी किसी डिस्ट्रो में ग्रुप का नाम व्हील होता है। इसीलिए मैंने इन दोनों ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी थी। अगर आपका सूडो के साथ वर्क नहीं करता, तो आप उसको व्हील ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं, ताकि उस यूजर के पास एडमिन प्रिविलेजेस आ सकें। अब जो हमारा अगला सिनेरियो है, वो है पैकेज इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल। अब ये भी एक बहुत मोस्ट कॉमन रिक्वेस्ट है जो क्लाइंट बोलता है। वो कहता है कि मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना है या ये पैकेज रिमूव करना है। तो इसके लिए हम कमांड्स जो यूज करते हैं वो है dnf, yum और apt। dnf और yum कमांड जो है वो रेल बेस्ड सिस्टम पे की जाती है, जैसे रेड हैट एंटरप्राइज लिमिटेड सिस्टम्स। और जो apt कमांड है वो उबंटू या डेबियन के डिस्ट्रोज में यूज होती है। जैसे कि हम
अल्मा लिनक्स की यूज़ कर रहे हैं जो कि रेल बेस्ड है, इसलिए हम डीएनएफ या यम दोनों में से किसी भी कमांड का यूज़ करके कोई भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना होता है डीएनएफ इंस्टॉल -y, जिसका मतलब है यस, कि इसमें पूछता है कि आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए यस, और पैकेज का नाम। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि systat हम एक पैकेज यूज करते हैं मॉनिटरिंग टूल के लिए, तो मैं इसी को ट्राई करता हूँ कि इंस्टॉल होगा कि नहीं। वेट, सॉरी, मुझे sudo के थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि मैं सुमित सिंह से लॉग्ड इन हूँ। systat, अब इसने कह दिया है कि नथिंग टू डू कंप्लीट, दैट मीन्स कि मेरा systat जो पैकेज है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए उसने यहाँ पर मुझे क्लियर बता दिया कि डिपेंडेंसीज जो है वो रिजॉल्व है, कुछ नहीं कर सकता, और ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड है। दैट मीन्स कि ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ये इंस्टॉल नहीं हुआ। अब मैं ट्राई करता हूँ, चलो कोई दूसरा पैकेज इंस्टॉल करें, dnf इंस्टॉल वर्निश कर लेते हैं, चलो, सॉरी, sudo dnf इंस्टॉल y varnish। अब देखो, जैसे कि ये वर्निश पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है, उसका वर्जन ये है, और इस रेपोजिटरी से ये इंस्टॉल कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो 91 MB है, और टोटल डाउनलोड साइज जो है 35 MB है, ये भी डाउनलोड हो रहा है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि जब इंस्टॉल हो जाएगा तब आपको मैं दिखाऊंगा। अब जैसे ही आप देख सकते हैं कि पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे कि इंस्टॉल हुआ है भी कि नहीं। rpm q grep I varnish, सॉरी, नो आर्गुमेंट गिवन फॉर क्वेरी, आई एम सॉरी, दोबारा करके देखते हैं। q varnish, ये कह रहा है कि पैकेज varnish इज नॉट इंस्टॉल्ड, बट इसको हम दूसरे तरीके से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हम चाहते हैं कि पैकेज रिमूव कैसे करते हैं, तो उसके लिए dnf रिमूव पैकेज का नेम varnish, जो मैंने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया, और एंटर। अब हमने वहां देखेंगे y नहीं लगाया, तो इसलिए ये पूछ रहा है कि आप रेडी हैं इसको रिमूव करने के लिए, तो यस। इसी तरीके से आप पैकेज की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि वो पैकेज क्या है और क्या चीजें प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए dnf info और पैकेज नेम, जैसे कि मैं वर्निश ही कर लेता हूँ। चलो मैं httpd कर लेता हूँ, जो एक अपाचे वेब सर्वर है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इस पैकेज का जो नाम है वो httpd है, वर्जन उसका 2.4 है, और इसका साइज 8.9 MB है। सोर्स ये है इसका RPM से, दैट मीन्स कि इस रेपोजिटरी से है। रेपोजिटरी का नाम जो है वो ऐप स्ट्रीम है, और आप इस httpd की इंफॉर्मेशन इस URL पे भी देख सकते हैं। और ये क्या है, ये एक अपाचे HTTP सर्वर, एक पावरफुल, एफिशिएंट और एक्सटेंसिबल वेब सर्वर है, जो वेबसाइट होस्ट करने के काम आता है। तो इसी तरीके से आप रियल आईटी वर्ल्ड में काम करते हैं, अपने डे टू डे टास्क परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो
लिनक्स सीखना चाहते हैं या लिनक्स की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, मैं ऐसी और भी वीडियोस जल्दी-जल्दी लाता रहूँगा ताकि आपको रियल आईटी वर्ल्ड एक्सपोज़र से रूबरू करवा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।